आज अमेलगमेशन की बारी है बच्चों। 10 से 15 मिनट के अंदर सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। बायबैक, ब्रांच, कैश फ्लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा चुका हूं, अभी अमेलगमेशन करा रहा हूं। कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 1 घंटे में सारे एएस की वीडियो आपको मिल जाएगी, 1 या आधे घंटे में। तो फटाफट से लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों मैराथन डाल दिए हैं, मॉड्यूल 3 का भी, सारे एएस का भी, विद एवरी क्वेश्चन ऑफ एवरी एएस। और जो एमसीक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो मैंने कहा था 13,000 सब्सक्राइबर के बाद डालूंगा, पर पहले ही डाल दिए हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बदले में वो टारगेट तो पूरा करा दो बच्चों, जो नहीं हो रहा। अब तो बिल्कुल नजदीक है, आपके 1 सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलेगी। टारगेट पूरा नहीं होगा तो बच्चों हिम्मत थोड़ी अधूरी रह जाएगी। आप हमारी फैमिली है, कृपा आगे बढ़ाएं हमें, कृपा करके। अमेलगमेशन छोड़ के जाने वाले हो, ऐसी गलती ना करना है। बस ये वीडियो देख लो, दोनों कंपनीज की बुक्स में जनरल एंट्री बता दूंगा, ओल्ड और न्यू कंपनी की बुक्स में परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी। और मर्जर और परचेज का जो डिफरेंस तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करता है कि कब मर्जर है कब परचेज है और उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बच्चा पार्टी। कतई चिंता ना करना, लेकिन बदले में 1 लाइक करके मैं इतनी वीडियोस डाल रहा हूं, कल का आखिरी दिन बचा हुआ है, मुझे 13,000 के सब्सक्राइबर टारगेट तक पहुंचाओ बच्चा पार्टी। अगर नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा, एकदम मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। कृपा कीजिए आप हमारी फैमिली, हमें आगे बढ़ाइए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अमेलगमेशन का मतलब होता है बच्चा पार्टी, ए प्लस बी ने मिलकर के एक नई कंपनी बना ली सी, इसे कहते हैं अमेलगमेशन। ए और बी खत्म, अब ए और बी सी के नाम से मिलकर के चलेंगी। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। ए प्लस बी इक्वल टू ए हो या ए प्लस बी इक्वल टू बी हो, यह है एब्जॉर्प्शन, कि भाई एक कंपनी ने दूसरी को एब्जॉर्ब कर लिया। और एक होता है, एक कंपनी थी ए, उसी को रिकंस्ट्रक्ट करके बना दिया बी, ये हो गया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये तीनों इस चैप्टर में शामिल होते हैं। मजे की बात यह है, तीनों की अकाउंटिंग सेम तरीके से होती है। तो जो पुरानी कंपनियां बंद हो जाती हैं, जैसे अमेलगमेशन का केस उठाते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए और बी बंद हो जाएंगी, सी के नाम से चलेंगी। तो जो पुरानी कंपनियां, जिन्हें ओल्ड कंपनी कहते हैं, ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं, सेलिंग कंपनी, वेंडिंग कंपनी, वेंडर कंपनी कहते हैं, उनकी जनरल एंट्रीज जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वो कंपनियां बंद हो रही हैं तो उन्हें अपने एसेट लायबिलिटी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसलिए वो अपने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर, बैलेंस शीट वैल्यू पर। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बैलेंस शीट क्लोज करनी है। बैलेंस शीट क्लोज कैसे होगी? जब बुक वैल्यू पर चीजों को ट्रांसफर करके सेट ऑफ किया जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डालते वक्त P&L का डेबिट बैलेंस या एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, ये एसेट्स नहीं है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। ठीक है सर जी। अगली बात, अगर किसी एसेट को सामने वाली कंपनी टेक ओवर करने से मना कर दे तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, उसे फिर ओल्ड कंपनी, सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी, वेंडिंग कंपनी, कुछ भी कह लो, वो खुद बेच करके चलेगी, वो खुद बेचेगी। अगले स्टेप पर लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। बुक वैल्यू पर एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज जब जब कहीं ट्रांसफर होती हैं वो डेबिट होती हैं, लेकिन लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते वक्त आपको ध्यान इस बात का रखना है, जो लायबिलिटीज सामने वाली कंपनी ने, परचेजिंग कंपनी ने यानी सी ने टेक ओवर करने से मना कर दिया, सी ने ए बी से कह दिया भाई तुम्हारी लायबिलिटीज मैं नहीं लूंगी, तो उन लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, उन्हें स्वयं ए और बी पे करेंगी। शुड बी पेड ऑफ बाय परचेज सेलिंग कंपनी इटसेल्फ। और पेमेंट के वक्त कोई प्रॉफिट लॉस हो जाता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। जो एसेट्स लेने से मना कर दिया, जो लायबिलिटीज लेने से मना कर दिया, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। उनको बेचते वक्त या लायबिलिटीज को पे करते वक्त जो प्रॉफिट लॉस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। थर्ड एंट्री होगी परचेज कंसिडरेशन को रेज करने की। भाई देखो, पुरानी कंपनी ए और बी ने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए। रियलाइजेशन अकाउंट को एक थैला मान लो, एसेट्स भी डाल दिया उसमें और लायबिलिटीज भी डाल दिया, और वो थैला ले जाकर के नई कंपनी को दे रहे हैं कि ये पकड़ो जी, हमारे एसेट लायबिलिटी तुम्हारे हुए, हम खत्म, अब तुम चलो, हम खत्म अब तुम चलो। तो थैला अब हम नई कंपनी को दे रहे हैं। बायर कंपनी यानी सी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने सी को अपना थैला दे दिया, पहले थैला उठाया, उसमें एसेट डाले, लायबिलिटी डाली, अब वो थैला सी को दे दिया। बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री परचेज कंसिडरेशन पे पास होगी। और इसके बाद क्या होगा? तुमने सामने वाली कंपनी को अपने एसेट लायबिलिटी थैला दे दिया, अब सामने वाली कंपनी आपको बदले में परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, जिसमें हमें कैश मिलेगा, इक्विटी शेयर मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। तो कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी अकाउंट, बायर कंपनी अकाउंट। ठीक है सर। रियलाइजेशन के वक्त अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी अगर ओल्ड कंपनी ने वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं तो। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। बट if realization expenses are paid by transfer company but actually to be borne by transferring company, देखो realization expenses के सारे केस समझ लो। पहला केस, ए और बी ओल्ड कंपनी है, सी न्यू कंपनी है।
सी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने थे और सी ने ही पे किए, तो सी की बुक्स में एंट्री होगी, हमें क्या, हम तो ए और बी की बुक्स पढ़ रहे हैं। अगला केस, ए और बी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी थी और ए और बी ने ही पेमेंट करी है, तो ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट ओल्ड कंपनी की बुक्स में। एक और केस बनता है, पेमेंट करनी थी सी को एग्रीमेंट के हिसाब से, बट उनके पास पैसा नहीं है या उनका अकाउंट नहीं चल रहा, कोई भी दिक्कत है, पेमेंट करी ए और बी ने, तो ऐसे में ए और बी के यहाँ क्या एंट्री होगी, भाई पेमेंट करिए तो कैश तो चला जाएगा, लेकिन वो बायर कंपनी को पकड़ लेंगे, डेबिट कर लेंगे कि भैया ये पेमेंट हमने तुम्हारे बदले में करी है, कल को तुमसे लेंगे पैसा, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब बाद में पैसा आ जाएगा, बायर कंपनी यानी सी ये पैसा ए और बी को दे देगी, तो ए और बी के यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी, पैसा आ गया, पहले पैसा गया बायर कंपनी टू कैश, फिर बाद में आ गया कैश टू बायर कंपनी। No entry should be passed in the books of transfer company if realization expenses are both paid and borne by transferee यानी C। अगर C को ही एक्सपेंसेस पे करने थे रियलाइजेशन के और C नहीं पे किए तो कोई एंट्री नहीं होगी ए और बी के यहाँ, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये मैं बता चुका हूं। ये वाला केस है, C को ही एक्सपेंसेस पे करने थे, C नहीं पे किए, तो ए और बी के यहाँ नो एंट्री। ये दूसरा केस है, ए और बी को ही पेमेंट करनी थी और ए और बी नहीं की है, तो ए और बी के यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये तीसरा केस है, पेमेंट करनी थी सी को, कर दी ए और बी ने, तो बायर कंपनी ने सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। परचेज कंसिडरेशन प्राप्त करने के बाद प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को बुलाओ और उनका पैसा दे दो। भाई सबसे पहले क्या हुआ, ए और बी ने थैला उठाया, उस थैले में अपने एसेट्स डाले, लायबिलिटीज डाली, फिर वो थैला एसेट डाले, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लायबिलिटी डाली, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर वो थैला सी को दे दिया, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट परचेज कंसिडरेशन पे, फिर उन्होंने आपको कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दे दिया, कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू बायर कंपनी, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री आ गई। अब ए और बी के पास सी से जो परचेज कंसिडरेशन आई थी, कैश आया था, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, ये सब चीजें आई थी, ये किसे देगी ए और बी, अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे हाँ भी तुम्हें क्या चाहिए, प्रेफरेंस होल्डर बोलेंगे हमें चाहिए हमारी कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू उनको दे देंगे जो उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं या उनके लिए जो कैश आया है। देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ और यहाँ पे डेबिट हुआ क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल के बदले में जो प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं और जो कैश आया है सी से वो दे दिया। ये एंट्री ए और बी की बुक्स में हो रही है, याद रखिएगा। तो ए और बी को सी से जो प्रेफरेंस शेयर्स और कैश मिले हैं वो उन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए उनकी कैपिटल के बदले में, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स टू कैश। बस बीच में एक बार इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट जरूर करना पड़ता है, ड्यू करने के लिए और पे करने के लिए अलग अलग एंट्री होती है इस कारण से, और जो भी डिफरेंस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपकी कैपिटल कम थी, ए और बी में प्रेफरेंस होल्डर्स की कैपिटल कम थी, उनके लिए ज्यादा पैसे आ गए सामने वाली कंपनी से या कम पैसे आए हैं, तो जो भी डिफरेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट होगा। ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाओ और उनसे कहो तुम्हें क्या क्या चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे हमें हमारी कैपिटल चाहिए, रिजर्व्स चाहिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को कैश दे दो और जो उनके लिए इक्विटी शेयर्स आए हैं वो दे दो। पहले उनसे पूछ लो तुम्हें क्या क्या चाहिए, उन्होंने कहा कैपिटल चाहिए, रिजर्व चाहिए, फिर उनको बदले में कि भैया तुम्हारी कैपिटल और रिजर्व के बदले में जो भी कैश सामने से आया है और जो भी इक्विटी शेयर्स आए हैं वो तुम ले लो। उन्होंने मांगा ये, हमने उनको दे दिया ये। बस एक बार इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट और डेबिट जरूर करेंगे, ड्यू और पे की एंट्री अलग अलग करनी होती है इसलिए, और डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा यहां भी। ठीक है सर जी। अब जरा परचेसिंग कंपनी के यहाँ जनरल एंट्रीज देखते हैं, परचेसिंग कंपनी के यहाँ जनरल एंट्रीज देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। सबसे पहले बिजनेस परचेज कर लिया, परचेसिंग कंपनी यानी सी के यहाँ एंट्रीज देख रहे हैं हम, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी यानी ए और बी। फिर क्या क्या परचेज किया उसकी डिटेल दोगे, एसेट्स ले लिए, लायबिलिटीज ले लिए, टू बिजनेस परचेज, और सेकंड एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल और कैपिटलिज्म में चला जाएगा। सबसे पहली एंट्री है बिजनेस खरीदने की, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका बिजनेस खरीदा, वेंडर कंपनी का, ए और बी, टू ए और बी। फिर अगली एंट्री में बताओगे बिजनेस में क्या क्या चीजें खरीदी, एसेट्स कौन कौन से खरीदे, लायबिलिटीज कौन कौन सी खरीदी, टू बिजनेस परचेज लिख करके बिजनेस परचेज अकाउंट को भी खत्म कर दोगे। ठीक है सर। और जो भी डिफरेंस आएगा सेकंड एंट्री में, अगर डेबिट बैलेंस अगर डेबिट साइड छोटी है तो गुडविल, क्रेडिट साइड छोटी है तो कैपिटल रिजर्व। उसके बाद वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन पे करने की एंट्री, वेंडर कंपनी को बुलाओ, इधर आ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, पकड़ कैश, पकड़ प्रेफरेंस शेयर, पकड़ इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यस सर, यस सर। भाई देखो ए और बी की बुक्स में ये वाली एंट्री नहीं देखी थी तुमने, थैला देने के बाद ए और बी ने अपने एसेट लायबिलिटी थैले में डाले,
फिर थैला दे दिया सी को, और थैले के बदले में सी ने दिया कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो इसकी एंट्री ए और बी के यहाँ तो ये थी कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर टू बायर कंपनी। सी के यहाँ क्या होगी? सी जिसने ये सब दिया है उसके यहाँ क्या एंट्री होगी? उसके एंट्री होगी वेंडर कंपनी, यानी वेंडर कंपनी, यानी ए और बी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू प्रेफरेंस शेयर, टू इक्विटी शेयर, टू एसपीआर, अगर प्रीमियम पे इशू किए गए तो ये सब। ओके सर, ओके सर। अगर डिवेंचर्स को, पुरानी कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को नई कंपनी में डिवेंचर्स दिए जा रहे हैं तो पुराने डिवेंचर्स डेबिट टू नए डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है सर। और ये एंट्री किस चीज की है? ये एंट्री सर जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर सी को पे करने हो और सी ने पे किए हैं तो सी जाने हमें क्या, पर अब हम सी की बुक्स में आ गए हैं, तो अगर सी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है तो एंट्री होगी गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गई जी जनरल एंट्रीज। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलती है सर? आपने एंट्रीज में कहा परचेज कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है। परचेज कंसिडरेशन के लिए बच्चा पार्टी दो मेथड है आपके पास, एक तो नेट पेमेंट मेथड और एक नेट एसेट मेथड। सर यही तो पता नहीं लगता कब कहां यूज करना है। हमेशा शुरुआत करना नेट पेमेंट मेथड से, जहां पे आपको अलग अलग दे रखा होगा कि इक्विटी होल्डर को इतने शेयर दे दिए, प्रेफरेंस होल्डर को इतने शेयर दे दिए, इसको इतना कैश दे दिया। अगर वो पूरी कैलकुलेशन प्रॉपरली हो पा रही है तो नेट पेमेंट मेथड से ही काम चल जाएगा। अगर उस कैलकुलेशन में कहीं कमी पड़ी, कोई फिगर मिसिंग हुई, तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अब नेट एसेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। और नेट एसेट मेथड कैसे करते हैं? नेट एसेट मेथड में परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। जो जो एसेट टेक ओवर कर लिए सी ने, उसमें से जो जो लायबिलिटीज सी ने टेक ओवर कर लिए वो माइनस कर दो। कौन सी वैल्यू पर? एग्रीड वैल्यू पर ही एसेट्स लेने और एग्रीड वैल्यू पर ही लायबिलिटीज माइनस करनी। एग्रीड वैल्यू जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखी होती है। सर नेट पेमेंट मेथड क्या होता है? सिंपल सिंपल कि भाई इक्विटी को इतने शेयर दे रहे हैं, उसके लिए स्वैप रेशो दे रखा हो, इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी हो, कुछ भी। प्रेफरेंस को इतने शेयर दे रहे हैं, इतना इतना कैश दे रहे हैं, अगर वहां से कैलकुलेशन हो जाए तो खत्म। लेकिन वहां अगर कुछ भी मिसिंग हो तो तुम्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि नेट एसेट मेथड पे यूज करना पड़ेगा। और सर जी मर्जर और परचेज का डिफरेंस बताइए कृपा करके। मर्जर और परचेज का डिफरेंस बच्चों, अगर 5 शर्तें पूरी होती हैं तो है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, और एक भी शर्त टूटी तो बन जाएगा अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। कौन सी है वो 5 शर्त? पहली शर्त, सारे के सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हों। दूसरी शर्त, सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज का ट्रांसफर बुक वैल्यू पर है। तीसरी शर्त, पुरानी कंपनी का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। चौथी शर्त, 90% शेयर होल्डर सेम रहते हैं पुरानी और नई कंपनी में। और पांचवी शर्त, शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं परचेज कंसिडरेशन में, और कुछ नहीं दिया जाता, या कैश दिया जाता है फ्रैक्शन शेयर्स के बदले में तो भी चलेगा। ये पांचों शर्तें पूरी हुई तो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज एक भी शर्त टूटी तो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अब क्यों देखते हैं इन नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेज, क्या फर्क पड़ जाता है? कुछ नहीं सर जी, बस रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदलता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। जितनी भी अभी जनरल एंट्रीज पड़ी हैं, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो चाहे परचेज हो, सबकी बुक्स में, ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी सबकी बुक्स में एंट्रीज वही रहेंगी जो अभी पढ़ाई है, बस रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदल जाता है। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदल जाता है। ओके सर, मर्जर के केस में क्या होता है? सारे के सारे रिजर्व्स को टेक ओवर किया जाएगा बुक वैल्यू पर, यानी ए और बी के सारे रिजर्व्स बुक वैल्यू पर उठा करके सी में पहुंचा देंगे, सी में पहुंचा देंगे। और जो सी के यहां ये वाली एंट्री होती है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये वाली एंट्री होती है एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज। इसी एंट्री में टू रिजर्व्स भी आ जाएगा, सारे रिजर्व्स भी आ जाएंगे, सारे रिजर्व्स भी आ जाएंगे इसी एंट्री में। ओहो हो, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, इसी एंट्री में। और इस एंट्री का जो भी डिफरेंस होगा वो जनरल रिजर्व अकाउंट में डाल देना, वो जनरल रिजर्व अकाउंट में डाल देना। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। यानी सर 5 शर्तें अगर पूरी हुई, सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हो रहे हैं, 90% शेयर होल्डर सेम है, पुरानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं एक्सेप्ट कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर्स, तो अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। उसमें क्या होगा? सारी एंट्री सेम रहेंगी, बस परचेजिंग कंपनी के यहाँ इस एंट्री में परिवर्तन आ जाएगा। ए और बी के यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। ए और बी के यहाँ सारे रिजर्व्स उठा के इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएंगे, चाहे अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज हो। ओल्ड कंपनी, सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी, वेंडिंग कंपनी का कुछ नहीं करना, रिजर्व्स उठाओ इक्विटी शेयर होल्डर में डालो। जो ये वाली एंट्री थी, जो ये वाली एंट्री थी ए और बी के यहाँ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, ये रिजर्व्स उठाए और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दिए थे। तो इन नेचर ऑफ मर्जर हो, इन नेचर ऑफ परचेज हो, यही एंट्री होगी रिजर्व्स की ए और बी के यहाँ। बस सी के यहाँ परिवर्तन होगा। क्या? अगर अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है, वो पांचों शर्तें पूरी हो रही है, तो इस एंट्री में टू रिजर्व्स आ जाएंगे, सारे के सारे रिजर्व्स। और जो भी इस एंट्री का डिफरेंस होगा वो गुडविल और कैपिटलिज्म में नहीं जाएगा, जर्नलिज्म में जाएगा, जर्नलिज्म में जाएगा। ठीक है सर।
और अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है बच्चा पार्टी, तो सारे रिजर्व टेक ओवर नहीं होंगे, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर किए जाएंगे, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर किए जाएंगे। ठीक है सर, जो किसी स्टैट्यूट के कहने पर बनाए गए हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, जो कुछ साल बना लिए थे, कुछ साल और बनाना मैंडेटरी है, वो सब। ठीक है सर, उसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व नोट्स टू अकाउंट्स में ब्रैकेट लगा के आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, और टू स्टैट्यूटरी रिजर्व नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में बिना ब्रैकेट के आ जाएंगे। अल्टीमेट इफेक्ट वही रहेगा, बैलेंस शीट दोनों की टैली रहेगी, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट दोनों केस में सेम रहेगा, मर्जर में भी और परचेज में भी। बस नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन बदल जाएगी। मर्जर के केस में नोट्स टू अकाउंट्स में सारे रिजर्व सरप्लस आ रहे होंगे, और परचेज के केस में रिजर्व सरप्लस में केवल एडजस्टमेंट, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आ रहे होंगे, जबकि अमाउंट सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व एक बार डेबिट हुआ, एक रिजर्व, ये भी एक रिजर्व है, ये डेबिट हुआ, और ये भी रिजर्व हैं जो क्रेडिट हो रहे हैं, तो सेम अमाउंट से रिजर्व डेबिट और सेम अमाउंट से रिजर्व क्रेडिट हो रहे हैं, बस प्रेजेंटेशन बदलती है, फाइनल अमाउंट सेम रहता है। तो कोई और डाउट हो जरूर कनेक्ट करना बच्चा पार्टी। आज के लिए इतना ही, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, टारगेट पे पहुंचाए प्लीज। धन्यवाद बच्चा पार्टी।